वेलकम टू आवर क्लासेस। हमारा यूपी टेट साइंस का लेक्चर नंबर 2 वर्क पावर और एनर्जी रहने वाला है। ठीक है, जिसमें वर्क पावर और एनर्जी से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में अपने कंटेंट को भी, थ्योरी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे वर्क की। पहले आप लोग इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ अपने नोट शेयर करूँगी तो कहीं ना कहीं ये जो मेन इन्फॉर्मेशन है यही आपके काम ज़्यादा आएगी। जब हम लोग वर्क की बात करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हम लोग वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वर्क कैन बी जीरो, क्या वर्क जीरो हो सकता है? तो आप लोग कहेंगे यस, वर्क कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, आपको ये भी याद रखना है। और जब आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो वर्क है वो जीरो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वर्क और एनर्जी थ्योरम का आपको रिलेशन याद करना है। वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी आपकी दो तरीके की होती है, या जैसे किसी भी काम को करने में हम जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम लोग ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी आपकी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। इसके फॉर्मूले भी आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी का तो हाफ mv² सभी लोग जानते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। ऑलराइट, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एनर्जी में आपको मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पावर है वो आपका वर्क डन अपॉन टाइम होता है और इसको हम लोग वॉट में मेजर करते हैं। ठीक है, और पावर क्या हो, पावर की क्या डिफिनेशन है? रेट एट विच वर्क इज डन, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आप लोगों के साथ नोट्स को शेयर करेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैं ये जानती हूँ कि एनसीईआरटी का चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, चाहे कोई भी बुक हो, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो उसी एनसीईआरटी के एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 घंटे लेते हैं, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो आधे घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं, 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे यूपी टेट के हिसाब में हमको जो बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट्स रहने वाले वही पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारे जो मतलब लेंथ होगी वो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न आए कि आप 20 मिनट में, 25 मिनट में कर देती हैं और मतलब सब बेकार बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये आप लोगों को खुद से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि देखो, हम अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, हमको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर होना ही है। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब में पढ़ेंगे। अपने क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपसे किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों, यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए हों, अदर किसी भी टीचिंग एग्जाम में या फिर किसी पे पूछे गए हो, उससे रिलेटेड जहाँ से भी हमको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे हम आपके लिए लिख करके लाते हैं। वर्क है अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब कोई मूवमेंट देखने को मिले तभी वर्क डन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास आपका कोई पेन रखा हुआ है और आपने अपने पेन को इधर से उधर मूव किया, तो आपने वर्क किया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जगह से अपनी जगह से हिला। ठीक है, आपने उसमें मूवमेंट देखी। और लेकिन अगर आपकी जो बुक है, आपके जो किचन के बर्तन है, जो वहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे रखी है वो वहीं पे रखी हुई है, फिर आप कहें कि वर्क हुआ है, तो वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है। नो वर्क डन इफ, अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना नो वर्क डन वाला फॉर्मूला, कि वर्क कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो वर्क कब नहीं होगा? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, तब भी आपका वर्क डन जीरो ही माना जाएगा, नो वर्क डन माना जाएगा। इसके अलावा जो आपका वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट ऑफ जूल आपको याद रखना है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये पूछा जाता है और ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है। आपको फुल डेरिवेशन याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलने वाले हैं, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट है उसको याद रखना है।
इसके अलावा आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं वर्क कैन बी जीरो का। तो जब वर्क कैन बी जीरो रहता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ना परपेंडिकुलर रहेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। अभी हम लोगों ने वर्क का ही फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा पढ़ा था ना इमेज में। जब पॉजिटिव होता है तो जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो जीरो होती है और थीटा कॉस थीटा जीरो इज इक्वल टू 1 होता है। और वहीं पे जब आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाता है तो जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो आपकी 180 हो जाती है और कॉस 180 की वैल्यू आपकी -1 होती है। ऑल राइट, आगे हम लोग बात कर लें तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क इज नॉट डन। देखो आपको फिर से वही चीज़ बतानी है कि किस केस में, आपको मतलब काफ़ी 3-4 केस दिए गए होंगे और आपको यही बताना रहेगा कि किस केस में वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको अगर उदाहरण में आपके जो एग्जाम्पल्स या जो भी ऑप्शंस आपको गिवन हो उसमें दिया हो कि एक कूली ने सामान अपने सर पे लाद रखा है, इस टाइप से अगर आपको कोई ऑप्शन देखने को मिलता है देन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। और सेम फॉर्मूला डंकी का आता है, जैसे कि अ डंकी कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक, मतलब कि गधे ने अपनी पीठ पे सामान ले रखा है। तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क हम तभी जानते हैं जब चीज़ों को हम इधर से उधर उनको मूवमेंट करता हुआ डिस्प्लेस करता हुआ देखते हैं। ठीक है, जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी एनर्जी की। देखो यहाँ पे डंकी वाला ऑप्शन था तो मैंने डंकी बता दिया। यहाँ पर आपको हो सकता है डंकी की जगह कूली दिखा हुआ मिल जाए। तो अ कूली इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी वर्क डन देखने को नहीं मिलेगा। वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ है, वो दैट वाज एक अनदर थिंग, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव में उसको वर्क डन नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। इसके अलावा एनर्जी होता है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि आप कितनी एनर्जी के साथ, कितने ऊर्जा के साथ, कितने क्रियोसिटी के साथ अपना काम कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपसे पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा जो सोलर सेल होता है, मतलब सोलर सेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो सोलर सेल होता है वो आपका कैसा होता है? वो आपका लाइट एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है। जो सोलर सेल होता है वो आपका लाइट एनर्जी पे काम करता है और जो लाइट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि देखो हम सब लोग जानते हैं सोलर जो है वो लाइट से चार्ज होता है और सोलर से फिर लाइट जलती है, तो लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलर सेल वर्क ऑन विच एनर्जी, या फिर सोलर सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू विच एनर्जी। ठीक है, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से जो आपका स्पीकर होता है, उस स्पीकर आपका वर्क तो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में। ठीक है, और कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इफ वी डबल द वेलोसिटी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, अगर हम लोग वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लॉक में क्वेश्चन ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, इफ़ वी डबल, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कल की क्लास में भी हम लोगों ने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ऑलराइट, तो जब हम लोग यहाँ पे किसको डबल करते हैं? इफ़ वी डबल द वेलोसिटी को, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, देखो फॉर्मूला तो ये होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब आपको वेलोसिटी को डबल कर देना, 2 कर दिया तो ये 4v² हो गया, इधर इधर गया, कट गया, कितना बचा? 4 टाइम्स। ऑल राइट, ये था आपका एनर्जी। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पावर की बात करेंगे अब। तो पावर को हम लोग जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। ठीक है, हम लोगों ने अपनी जो फर्स्ट फोटो हमने आपके साथ शेयर की थी उसी में पढ़ा था, और साथ में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वॉट को जो है वो ऐसा यूनिट होती है पावर की। वॉट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज
हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। हाँ ठीक है, पावर क्या है, पावर जैसे कि आपको ये बताती है कि कोई भी कार्य जो है वो कितनी जल्दी या फिर कितना स्लो तरीके से हुआ है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर एंड 10 टू द पावर -9 मीटर। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यूपी टेट में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट बनते हैं। मेन जो यूपी टेट की खासियत है वो यही है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा जो आपका न्यूमेरिकल बनता है वो इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि जो आपका फॉर्मूला दे रखा है एवरेज पावर का, तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, जहाँ पर आपको मास गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है, और जी तो हम लोग जानते ही हैं, जी गिवन है, और यहाँ पर आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके पोटेंशियल एनर्जी का mgh और जो भी आपको इसमें निकालने के लिए दिया गया होगा वो हमने इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। एच जहाँ तक निकालने के लिए एच ही दे रखा है, देखती हूँ हो सकता है इसका दूसरा पार्ट, वो क्वेश्चन तो इतना ही था। ये एक और क्वेश्चन है जो कि पूरा क्वेश्चन ही आपके लिए लिखा हुआ है। एंड इलेक्ट्रिकल हो सकता है उस क्वेश्चन को मैंने ही सॉल्व करके देखा हो कि मतलब देखूँ होता है कि नहीं होता है, तो ये उसी के जैसा आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आई थिंक ये हॉर्स पावर है डे, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना है। एक दिन में बल्ब में कितनी एनर्जी जो है वो आपकी कंज्यूम होती है। तो आपका पावर दे रखा था, आपको टाइम आर दे रखा है, 6 आर, ऑल राइट, ठीक है। और आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो हम सभी लोग जानते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया और निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल, ये तो कुछ और ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि इन एन इलेक्ट्रिकल गीजर डैश एनर्जी कन्वर्टेड टू। तो बच्चों देखा, जैसे मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया था ना सोलर सेल का और स्पीकर का, कि उसमें कैसे एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में। अब सेम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है इलेक्ट्रिकल गीजर का। तो इलेक्ट्रिकल गीजर जो होती है बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। गीजर आपका पानी गर्म करके देता है, यानी कि क्या किया उसने, और इलेक्ट्रिक से चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ऑल राइट। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होता है और ये काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी आपका जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे एनर्जी पूछा गया है, तो आप यहाँ पे काइनेटिक टू मैकेनिकल भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है तो आप लिख सकते हैं, और रिन्यूएबल भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप रिन्यूएबल भी लिख सकते हैं विंड मिल के लिए, ऑल राइट। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इफ अ बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जितने भी आपको कॉपी में क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियसली पूछे ही गए क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन गूगल पे डाल करके सर्च कर सकते हैं। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज इज पोजेस्ड बाय इट व्हेन इट वाज एट हाफ वेट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों, जिन लोगों को जैसे समझ में नहीं आया है कि जब आप कोई भी बॉडी को, किसी भी चीज़ को हाइट से ड्रॉप करते हो तो कौन सी एनर्जी उसमें लगती है जब वो अपने आधे वजन पे आ जाती है। तो बच्चों उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपको दोनों ही देखने को मिलती है, ठीक है। और वर्क डन इज जीरो की यहाँ पर फिर से बात की गई है, जो कि हम लोगों ने पीछे आराम से देख ही लिया था। और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात कर ले जीरो वर्क डन में, तो आपको ये 3 पॉइंट देखिए। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो आपका कूली वाला ही है, कूली ने सामान उठा रखा है, ये आपका जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जीरो वर्क डन का आपका एग्जाम्पल हो जाता है कि अ पर्सन होल्डिंग हैवी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी डज जीरो वर्क एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट रिजल्ट इन जीरो वर्क बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ऑल राइट। इसके अलावा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी जीरो वर्क डन हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो ना, देखो आपको इतना कुछ लिखना तो पड़ेगा नहीं पेपर में, आपने पेपर में टिक ही करना है। तो आपको याद रखो कि जहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे जीरो वर्क डन होगा। एक आदमी ने हैवी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, उसने उठा रखा है, यानी कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन, बंदा जहाँ से चला वहीं पे आकर के खड़ा कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, वो बंदा वहीं पर खड़ा हुआ है सामान लेकर के, तो उसका भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
और डिस्प्लेसमेंट 0 इज इक्वल टू वर्क डन 0, फोर्स 0 इज इक्वल टू वर्क डन 0, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज इक्वल टू वर्क डन इज 0। ऑल राइट, 1 किलोवाट आर की जो वैल्यू है ये आप लोग याद करेंगे। देखो ये चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनके डेरिवेशन तो वहाँ करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद किलोवाट आर इज ऑल्सो यूज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम टू मेजर प्रोडक्शन फ्रॉम सोर्स लाइक सोलर पैनल और विंड टर्बाइंस। पावर और एनर्जी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है आपका एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि वो डायरेक्ट वैल्यूज टाइप के जो नहीं होते उसमें है, जैसे कि आराम से सुन लेना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 256 टाइम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी यानी कि किसको बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी को 256 टाइम्स बढ़ा दिया उसकी इनिशियल वैल्यू के टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी 16 टाइम्स, ठीक है। कैसे, E इज इक्वल टू p² / 2m, यहाँ पे हम लोगों ने P2 और P1 E की जो वैल्यू रखी, मतलब E को किसके बराबर कर दिया, P2/P1 के बराबर कर दिया, और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू पुट करके हम लोगों ने जब निकाल ली इसकी इनिशियल वैल्यू, तो वो आपकी 16 टाइम्स निकली, ठीक है। मैं ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है आप लोगों को पढ़ाते वक्त कि मैं उतने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं आप लोगों से फिर भी यही कहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और अपने हैंडमेड नोट्स ज़रूर बना लें। विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट अकर वाइल राइडिंग अ बाइसिकल, तो वो केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता है आप साइकिल चला रहे हैं, आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया थोड़ी हाइट से अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर से, तो जस्ट एट द टाइम इट टच द ग्राउंड इट विल पॉसेस, तो वो समय जब, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉल है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसमें कुछ एनर्जी, कुछ उसका वेट, कुछ उसमें मोमेंटम, कुछ तो उसके साथ स्पीड, कुछ टाइम, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से रखना कि मान लो ये बॉल है, ये आपका ग्राउंड है, घास बना देती हूँ तो ग्राउंड समझ में आएगा। अब ये बॉल जब नीचे आ रही है, किसी भी आपने मान लीजिए इस हाइट से इस बॉल को गिराया है, ठीक है, ये आपकी हाइट है, तो जब ये नीचे आ रही है इसमें कुछ टाइम लग रहा है, इसकी कुछ स्पीड है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, सब कुछ इसमें कुछ कोई तो इसमें एनर्जी भी लग रही है। और जैसे ही ये बॉल आपकी नीचे आ जाती है, ग्राउंड को टच कर लेती है, अब इसका सब कुछ चेंज हो गया। अब इसकी स्पीड 0 हो गई, इसका टाइम भी 0 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, सब कुछ इसका बदल गया, इसमें लगने वाली एनर्जी बदल गई। पहले जब ये आ रही थी, जब ये गतिशील अवस्था में थी, तब इस पे एनर्जी दूसरी थी, और जैसे ही ये ग्राउंड पे टच करी तुरंत ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है। और आपसे यही पूछा है सवाल में कि एट द टाइम इट टचेस द ग्राउंड इट विल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा वर्क, पावर और एनर्जी की एक शॉर्ट क्लास, एक शॉर्ट नोट, जो कि बिल्कुल लाइन टू लाइन है। आप कितने, मुझे लगता है 16 पन्ने का शायद वर्क, एनर्जी, पावर का चैप्टर है। आप वो पूरा चैप्टर भी अगर एनसीईआरटी से उठा करके पढ़ेंगे और फिर आप इन नोट्स को और उसको कंपैरिजन करेंगे, तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग यही कहेंगे कि हाँ मैम हमारे साथ धोखा नहीं कर रही हैं, उन्होंने हमको जो भी पढ़ाया है वो लाइन टू लाइन और एकदम अप टू डेट पढ़ाया है, ठीक है। बस आप लोगों से मेरी इतनी ही सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, आप इसे देखते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।